मैं संजय यादव, सहारा न्यूज, खबर आपके काम की से ऐसे हो जाओ। अभी सुनैना चौटाला जी से मिलने का मौका मिला और मैं क्या बताऊं दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मौका मिला। पता नहीं कहां कहां से हम घूम रहे हैं इनसे बात करने के लिए। खैर कुछ भी हो, मौका हमने ढूंढ ही लिया। सुनैना जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इतना बिजी शेड्यूल है तो मैं ज़्यादा समय तो आपका नहीं लूँगा। मैं कुछ मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप एक बात बताइए, हर जगह पर आप आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, तो ऐसे क्या तथ्य हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, आप इतनी देर से जद्दोजहद कर रहे थे। राजेश ने कहा कि पहले टाइम दे देते हैं, तो मैं कहूँगी कि साथ साथ इसका भी थैंक यू। और दूसरा जो आपने मुझसे प्रश्न किया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, मैं आपको हर कदम पे ये बता सकती हूँ कैसे ये मिले हुए हैं। शुरुआत होती है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आम धारणा क्या बना रखी है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा खुद को कांग्रेस समझते हैं, जबकि मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ क्योंकि आज अगर वो इस्तीफा दे दे तो उनकी स्थिति कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है, उस पार्टी को उन्होंने कैप्चर कर रखा है और उस पार्टी को वो जब जहाँ दिल चाहता है वो गिरवी रख के आते हैं। इलाहाबाद का उपचुनाव था, पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानी के पक्ष में। जब हर किसान और मेरा वर्ग संघर्ष कर रहा था, हर वर्ग ये चाहता था कि हमें न्याय मिले, उसके लिए अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद बाई इलेक्शन हुआ इलाहाबाद का, ऑन रिकॉर्ड बात है। बाई इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आए, जहाँ उन्हें करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के लिए कन्वेंसिंग करनी चाहिए थी, मंच के माध्यम से। जमाल गांव में वो क्लिप निकाल के देखना आप, उस पे मंच के माध्यम से कहते हैं कि आया तो कांग्रेस के लिए हूँ पर कांडा मेरा दोस्त है, यानी कि सीधा सीधा इशारा ये कह के गए कि आप वोट बीजेपी को डाल देना। यानी कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। वहीं जो किसानों ने लड़ाई लड़ी 13 महीने तक, किसान जो 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ते रहे, वो कानून एक्चुअल में लिखे किसने थे? मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये कानून लेके आए थे और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस कमेटी के आज भी मेंबर हैं। और दीपेंद्र हुड्डा का ये भी ऑन रिकॉर्डेड बयान है, लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून इतने बढ़िया अगर हरियाणा में लागू हो जाएं तो किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये साफ दिखाती हैं कि इनके दोनों की जो नीति एक जैसी। इसमें सुनैना जी वो भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने, जब अभय जी ने इस्तीफा दिया था कि क्या फर्क पड़ता है, एक ही सीट है जी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं, वो आप ही के बारे में बोल रहे थे। जी, हमें उनके फर्क पड़ने, हमने उनके फर्क पड़ने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था। फर्क पड़ा किसान और कमेरे का जो आत्मबल बढ़ा, किसान कमेरे वर्ग को ये लगा कि कहीं चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं जो आज हमारे साथ खड़े हैं। इस्तीफा एक था, अगर 30 सीटें भी होती तो मैं ये दावे से कहती हूँ 30 के 30 इस्तीफे होते। ठीक है। एक एरिया के अंदर हमारी टीम के करीबन 20-22 लोग 2-3 दिन से घूम रहे हैं। यहाँ पर जो है, मुझे एरिया के लोगों ने बताया, मिलके मैंने बात की उनके साथ, न्यूज़ चैनल का कोई भी बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, किसी से हमने पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, रैंडमली हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़ाई जो बताई गई वो रेलवे लाइन की है कि फतेहाबाद में रेलवे लाइन अभी तक नहीं आ पाई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं ये आपको यही बात मैं कहने जा रही थी, क्योंकि अभी हम रास्ते में डिस्कस कर रहे थे कि सुनीता दुग्गल जी को इतना लोगों ने मैंडेट दिया और उन्होंने वायदा किया था कि मैं रेल लेके आऊँगी। आज वो रेल देने की बजाय आज फिर रतिया से इलेक्शन लड़ने चलेगी। मैंने एक बात अभी कही, अपने भाषण में भी मैंने कही कि ये जो नेता है ये वायदे करते हैं और नेक्स्ट प्लान में पार्टी बदल के आ जाते हैं। आज ये चलन इन्होंने बड़ा आम सा बना रखा है, हमें इनको सबक देना है। मैंने जो वायदे किए हैं, देखिए रेलवे का अभी तक पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन क्योंकि मूलभूत ज़रूरत है, अगर फतेहाबाद के लोग मौका देते हैं, जो एक एमएलए, क्योंकि ये सेंटर का प्लान होता है, वहाँ मैं अपनी बात रख सकती हूँ। कोई भी एमपी होगा उसके आगे मैं इस क्षेत्र की समस्या रख सकती हूँ, तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ, उसको लेके आ सकती हूँ। फतेहाबाद जिले के अंदर नशा एक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब तो पूरा का पूरा नशे ने ख़त्म कर दिया,
इसका भी कुछ एरिया पंजाब के साथ टच में है, तो उसके लिए आप क्या कठोर कदम उठाएंगी? क्योंकि ये बात तो वो भी बोल रहे हैं नशा हम खत्म कर देंगे, उन्होंने भी इलेक्शन के टाइम में बोला था नशा हम खत्म कर देंगे। आपके पास इसका क्या रोड मैप है? देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये जो लोग सिर्फ कहते हैं, ये सिर्फ कहते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने जो बात कही उसको पूरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर कोई पकड़ आज इन लोगों की नहीं है, ना कोई डीसी कहते। मौजूदा एमएलए खुद जो है इस बात को कहते देखे गए कि मेरी तो डीसी सुनता नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जब आप पता करेंगे, जो 5 साल चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, तो अफसरशाही जो थी वो लोगों के काम करती थी। और हम अंकुश लगाएंगे बॉर्डर के ऊपर से, अगर एंट्री नशा ना होने दिया जाए, ये पुलिस प्रशासन को हम इतना मजबूर करेंगे कि हमारे बच्चों के तक नशा ना पहुंचे, तो मैं नहीं मान सकती कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, नामुमकिन कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारा नीति और हमारा ध्येय होना चाहिए। नहीं, अच्छा है जी। और एक समस्या और जो शहर के अंदर ही मैं घुमा हूँ, गाँव के अंदर तो मैं बहुत कम, हमारी टीम ने सर्वे किया है, आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल, आज आवारा पशुओं की समस्या है, क्योंकि जो एक स्कीम चलनी चाहिए थी, इन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि हमें गौ हत्या नहीं करनी, लेकिन पर्दे के पीछे वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। एक्चुअल में जो हमारे किसान हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, वो जहाँ 4 पशु रखते हैं वहाँ 1 पशु को भी चारा डाल सकते हैं। तो अडॉप्ट, जैसे कि अडॉप्ट करना चाहिए, हम इस स्कीम को लगाएंगे कि कोई भी पशु हो, कोई गाय हो या बैल हो, उसको अडॉप्ट करें, ताकि उसका एक तो समाज सेवा हो सकेगी और इस बहाने से हमारे शहर का सुधार भी हो सकेगा। लोगों ने भी ये बात, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, फतेहाबाद की समस्या, कॉलेज नहीं है। शिक्षा के लिए क्या किया? 20 साल तक हमारे बच्चे इधर उधर जाते, परेशान होते। जहाँ बेटे परेशान होते हैं, बेटियों की और बड़ी समस्या। आज माहौल क्या है आप देखें। आज हम बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी कोई कॉलेज नहीं बनवाया। मैं इस बात का भी वायदा करती हूँ फतेहाबाद के लोगों से कि इंडियन नेशनल लोकदल को आप मजबूत करें, हम कॉलेज बनाएंगे। तीसरी बात, जो लेआउट है, जो रोड है, अगर 4 बूंद बारिश हो जाएगी तो वहाँ नाव चलाने की दिक्कत आती है। तो ये किसके अधीन है? ये एक एमएलए अपने अधीन ये काम करा सकता है, लेकिन आज एमएलए ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके पावर क्या है। एक्चुअली एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी थिंग, और वो उनके पास नहीं है, इसलिए उनको ये भी नहीं पता। शहर के लोगों ने मुझे बताया कि हम बहुत परेशान हैं। ठीक है सुनैना जी, इसके अंदर कुछ लोगों से मैंने डिस्कशन किया कि इसमें कुछ प्रबुद्ध जनों का ये भी कहना था कि शिक्षा देने के साथ साथ वो किस सेक्टर के अंदर जाए, शिक्षा पद्धति ही हमें चेंज करनी चाहिए। तो क्या आपकी सरकार, कहीं मैनिफेस्टो में है कि सरकार आपकी इस पर कोई कदम उठाएगी? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसी ने बीए कर ली, बीटेक कर ली, शुरू से ही क्या हम इस कोशिश में रहे कि बच्चा जो पढ़े वो नौकरी की तलाश में ही पढ़े, उसको नौकरी गारंटीड मिले। एक्चुअली बिल्कुल, जैसे चाइना में है। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी चौटाला ने लाखों बच्चों को नौकरी दी। गाँव में सरकार आपके द्वार लेके जाते थे, पूछते थे कि गाँव में कोई पढ़ा लिखा रहा तो नहीं गया। ये आज मैं नहीं कहूँगी, आप जब सर्वे करेंगे हरियाणा में आपके सामने आएंगे। जो विज़न है, वो विज़न ये है कि हम साक्षर बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडी कराएंगे, हम पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि हर मुल्क में आज ये बात है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के हर मुल्क में साक्षरता अभियान चलता है। हम वो साक्षर इतना बनाएंगे। और उसके अलावा जो आपने नौकरी की बात की, हर घर से एक बच्चे को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हर घर से एक बच्चे को नौकरी का वायदा करते हैं। उसके अलावा जब तक उस बच्चे को सर्विस नहीं मिलेगी, उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता शुरू करेंगे, ताकि वो बच्चा मायूस ना हो, अपना खर्चा निकाल सके। चौटाला साहब के राज में ये बेरोजगारी भत्ता 11,000 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब हम 21,000 करेंगे। ये थे हमारे साथ फतेहाबाद से